नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 32 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इन 32 लेक्चर्स में से लगभग आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो कि मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति व इतिहास से संबंधित था। कभी अभी तक आपने उन 32 लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। अब हम उन वंशों की बात करेंगे जो हमारे मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे गर्द बिलवंश के बारे में, नागवंश के बारे में। इन सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे और हमारी मध्यकालीन इतिहास बचा हुआ है, जिसके बाद हमारा कला, संस्कृति और इतिहास वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की आदिवासी या मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, उनकी पूरी कलाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। भील जनजाति, उसके बाद कोरकू, गोंड, ऐसे आगे बढ़ते हुए हम डेली एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज से आप लगातार जुड़े रहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आप चाहेंगे कि सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराना आपके लिए स्टार्ट करूंगा, परंतु आप इससे पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यह मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गर्द बिल वंश के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि यह एक भील वंश होता था, यानी भील जनजाति से संबंधित वंश हुआ करता था। कोई कोई इसके बारे में कुछ और भी बोलते हैं। कोई बोलते हैं यह आंध्र सातवाहन जो वंश थे, उनके सामंत के रूप में मालवा क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। ऐसी इनके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गर्द बिल वंश, यह वंश जिसने उज्जैन पर शासन किया। कहाँ पर शासन किया? उज्जैन पर। इसके जो सबसे प्रतापी राजा हुआ, उनका नाम है सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पे हम आज उज्जैन को विक्रमादित्य नगरी भी कहते हैं। फिर आपने एक पढ़े होंगे भर्तहरि के बारे में। यह भी उज्जैन के ही शासक हुए, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि गर्दभिल वंश की स्थापना किसने की, कहाँ पर इनका शासन रहा, इन सभी की हम बात करेंगे। देखिए, गर्दभिल वंश के संस्थापक कहा जाता है राजा गर्दभिल को। देखिए, गर्दभिल के अनेक नाम हुआ करते थे, जैसे कि इनका एक और नाम था महेंद्र आदित्य। क्या था? महेंद्र आदित्य भी इनका नाम हुआ करता था। इसके अलावा इन्हें गर्दर्भ बेस के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे अनेक नामों से जाना जाता था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व इन्होंने उज्जैन पर शासन किया था और उज्जैन में ही गर्दविल के द्वारा या महेंद्रादित्य के द्वारा गर्दविल वंश की स्थापना की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो गर्दबिल वंश के राजा थे, वह मुख्य रूप से आंध्र सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे और यही सामंत मेनली मालवा क्षेत्र पर शासन करते थे। अब देखिए, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि गर्दबिल के जो पिता थे, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि उनके पिता जो थे वह देवराज इंद्र थे। जो इंद्र भगवान जो पानी गिराते हैं, वही इंद्र देवता राजा गर्दविल के पिता बताए जाते हैं। किसके द्वारा? भविष्य पुराण के अनुसार। कोई कोई सा ग्रंथ ऐसा बोलता है कि यह राजा जो गंधर्व सेन थे, उन गंधर्व सेन के पुत्र कौन थे? गर्दभिल हुए थे, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहानियाँ प्रचलित है क्योंकि गर्दभिल के बारे में इतनी अच्छी हमें सटीक जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती है, परंतु जितनी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उनके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान इनने कहाँ पर शासन किया? मालवा क्षेत्र पर शासन किया और मालवा का जो उज्जैन वाला क्षेत्र था, उसे स्वतंत्र रूप से इन्होंने स्वतंत्र रूप से उसे विकसित किया। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं तो इनके सेनापति का नाम था वीरभद्र, मंत्री थे इनके विष्णुदत्त, और इन दोनों का उज्जैन के शासन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पारिवारिक जानकारी की हम बात करते तो इनकी पत्नी का नाम था बीरमती। इनके दो पुत्र हुए, एक हुए भर्तहरि और एक हुए विक्रम सेन। भर्तहरि जो थे वह बड़े पुत्र थे, जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था। अपन ने पढ़ा है नीति शतक, वैराग्य शतक, वो सभी वही वाले भर्तहरि है। विक्रम सेन, या जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था, यह उज्जैन के सबसे प्रतापी शासक हुए और यह प्रसिद्ध शासक भी हुए। ठीक है, भर्तहरि की गुफाएं भी हमने देखी हैं, जो कि उज्जैन में स्थित है। इन सभी राजाओं के बारे में आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, एक ऐसा भी कहा जाता है कि
जैन जनश्रुति में चलता है कि जैन परंपरा के अनुसार आचार्य कालक द्वितीय, जो कि कौन थे, एक जैन भिक्षु हुआ करते थे। राजा जो गर्दबिल थे, उन्होंने इनके ऊपर इतने अत्याचार करे थे कि वह ईरान के पास चले गए थे। पार्थियन बोला जाता है जिन्हें, वो पार्थियन कौन थे, ईरान के पास चले गए थे। और वहाँ जाकर इन्होंने शक जो राजा थे, अपन ने शक के बारे में पढ़ा है, सकारी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। शक जो राजा थे, उन शकों को यह आमंत्रित करते कि आप भारत आइए और भारत पे आक्रमण कीजिए, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शक होते हैं वह आते हैं, ठीक है, आक्रमण करने। एक जनश्रुति के अनुसार यह भी कहानी कही जाती है कि जो गर्दबिल राजा थे, उन्होंने जो कालकाचार्य थे, ठीक है, कालक आचार्य थे द्वितीय नंबर के, उनकी बहन का अपहरण कर लिया था, जिससे नाराज होकर वह शकों के पास पहुंचे थे सहायता लेने के लिए। अब देखिए पराजय और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो मेरुतुंग की रचना विकार सरेनी के अनुसार गर्दबिल 74 ईसा पूर्व में सत्ता पर आए, 61 ईसा पूर्व में शकों द्वारा पराजित किया गया। हालांकि मेरुतुंग के वर्णन के कई आधुनिक इतिहासकार कम विश्वसनीय मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि मेरुतुंग की जो विकार सरेनी है, उसमें कहा गया है कि इसे पराजित किसने किया था, तो इसे शकों के द्वारा पराजित किया गया, ठीक है। और कोई कोई जो इतिहासकार है इस बात पर विश्वास भी नहीं करते। युद्ध के दौरान ऐसा कहा जाता है कि राजा नहपान ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें क्या हो गई, जो गर्दबिल थे उनकी मृत्यु हो गई और मालवा किसके अंतर्गत आने लगा, शकों के अधीन आने लगा। अब हम आगे राजा भर्तहरि पर पहुंचे, उससे पहले मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। यह 2026 के लिए हमने लॉन्च की है, जिसमें टोटल 75 टेस्ट है, 25 एफएलटी और 50 यूनिट वाइज। एक टेस्ट को आप 6 बार आसानी से दे सकते हैं, तो 75 इंटू आप 6 करेंगे तो 7 छंकी कितने होते हैं, 7 छंक 42, 420, और आप समझ लीजिए 5 छः के 30, यानी 450 बार एक पूरे टेस्टों को दे सकते हैं। और इसकी प्राइस कितनी है, 350 रुपया है। अब एक टेस्ट आपको 1 रुपये में भी नहीं पड़ रहा है, साथ में इसमें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी सुविधा है। ऑनलाइन के हिसाब से ये 350 रुपये मेरे हिसाब से तो महंगी नहीं है, परंतु आपको लग रहा हो तो ये बहुत सटीक प्राइस है, और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसको ज्वाइन करना हो तो हमारी पीएससी बाय डीसी सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरे राजा बनते हैं राजा भर्तहरि। राजा भर्तहरि उज्जैन के प्राचीनतम शासक थे। इनके पिता का नाम था गर्दभिल, और यह राजा गर्दभिल के बड़े पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। ये महान संस्कृत कवि हुए, दार्शनिक हुए, व्याकरण आचार्य भी हुए। इनके द्वारा साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान दिए गए हैं। इनके द्वारा 3 काव्य कृतियाँ लिखी गई। एक है नीति शतक, जिसमें नीति और सदाचार पर आधारित है। फिर श्रृंगार शतक है, जिसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वैराग्य शतक है, जिसमें वैराग और त्याग की बात कही गई है, ठीक है। देखिए मेनली कहानी है कि इनके पीछे ये कैसे कहा जाता है कि ये क्या हो गए थे, सन्यासी हो गए थे। तो सन्यासी कैसे हो गए थे, ये अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था पिंगला, और ये पिंगला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, परंतु पिंगला कहीं ना कहीं उनके साथ बेवफाई करती है, जिससे क्या हो जाता है, वहाँ बहुत मेनली क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आत्मदेह के लिए भी करते हैं। परंतु इनको आता है कि चलो वैराग्य के लिए हम लौटते हैं, तो यह क्या करते हैं, जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ का जो आश्रम था उसमें भर्ती हो जाते हैं, और वहाँ पर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर उनसे शिक्षा लेते हैं। किसकी, नाथ संप्रदाय की। आप सभी को पता है गुरु गोरखनाथ जो कि किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय की। वहाँ से शिक्षा लेते हैं, वहीं से तपस्या और साधना करते हैं, और उसके बाद ये कहाँ पर आ जाते हैं, राजस्थान। और राजस्थान में आपने एक जगह सुन रखी होगी, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, आज की डेट में आपने सुन रखा होगा। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में आकर अपना समाधि स्थल बनाते हैं, जो कि राजस्थान के कहाँ पर, अलवर ज़िले में है, और वहाँ पर अपना समाधि स्थल बना लेते हैं, ठीक है। फिर इनसे संबंधित एक गुफाएं भी, भर्तहरि की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है, उज्जैन में ही हमें देखने को मिलती है। फिर अगले शासक बनते हैं सम्राट विक्रमादित्य। एक विक्रमादित्य द्वितीय ने भी हमारे उज्जैन पे शासन किया था, जो कि किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है, और यह है सम्राट विक्रमादित्य। ये बहुत महान शासक हुए। 57-58 ईसा पूर्व में इन्होंने शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की थी। किसकी, सकारी की उपाधि धारण की थी।
साथ ही में जब इन्होंने शकों को हराया तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके? सिल्वर या चांदी के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। साथ ही में इन्होंने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध स्टार्ट किया था शकों को पराजित करने के बाद, आपको याद रखना है। विक्रमादित्य का वर्णन हमें भविष्य पुराण और स्कंद पुराण दोनों में मिलता है। साथ ही में ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका जो विवरण होता है वह अरब, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो अरब वाला क्षेत्र है उसे भी जीता था। और अरब वाले क्षेत्र का विवरण हमें अरबी कवि जहराम किंतोई की पुस्तक शायर उल ओकुल में देखने को मिलता है। आपको याद रखना है, ये सभी आपसे पूछी जा सकती हैं। इनके दरबार में 9 रत्न हुए और इसे कहा जाता है कि 9 रत्न की परंपरा इनके दरबार से ही शुरू हुई थी। पहले का नाम था धन्वंतरी, जो कि एक आयुर्वेदिक वेद हुआ करते थे। ठीक है, ये चमत्कारी औषधियों से इन्होंने राजा विक्रमादित्य के प्राण बचाए थे, इसलिए इन्हें 9 रत्नों में शामिल किया गया था। इनके सारे जितने भी इन्होंने ग्रंथ लिखे वो सभी आयुर्वेद पे संबंधित थे। और इसीलिए आपको मालूम है कि धन्वंतरी के सम्मान में ही हमारे यहाँ धनतेरस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? धनतेरस बनाई जाती है, जो कि किसके? अपने स्वास्थ्य के, यानी अपने स्वास्थ्य के देवता बताए जाते हैं। ठीक है, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज भी उज्जैन में आप सभी ने देखा होगा। फिर दूसरे थे छपड़क, ऐसा बोलते, छड़पटक भी इन्हें बोला जाता है कोई कोई। ये एक सन्यासी थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं तो अमर सिंह एक महान विद्वान थे जिनको पंडितों का पिता कहा जाता था। इन्होंने शब्दकोश, अमर शब्दकोश का निर्माण किया था। बोध गया में मंदिर में अमर सिंह का शिलालेख यह बताता है कि इस मंदिर का निर्माण कराया था, उन्होंने ही मंदिर का निर्माण कराया था बोध गया में। अमरकोश नाम ग्रंथ अष्टाध्यायी के पंडितों की माता का कहा गया है। यदि कोई भी मनुष्य अमरकोश को पढ़ ले तो एक महान पंडित बन सकता है। फिर देखिए शंकु, जो कि राज्य के नीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। शंकु याद रखना है आपको। फिर बेताल भट्ट हुए, जो कि एक धर्माचार्य हुआ करते थे। ठीक है, फिर खट कपाड़ा या घट कपर इन्हें बोला जाता था, जो कि संस्कृत विद्वान हुआ करते थे, इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे। कालिदास, जो कि 9 रत्नों में थे, एक महान लेखक हुए ये। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम प्रसिद्ध नाटक इन्होंने लिखा था। 12 मिहिर, ये प्रमुख ज्योतिष शास्त्र थे जो इनके दरबार में हुए, और इन्हीं के नाम पे यहाँ पर हमें 12 मिहिर ऋतु वेदशाला देखने को मिलती है। फिर वर रुचि हुए, जो कि क्या थे? एक व्याकरणाचार्य थे, जो कि किसके? इसके 9 रत्नों में शामिल थे। तो यहाँ पर आज हमारा गर्द विलवंश का यह टॉपिक कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में हम नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते हम मध्यकालीन इतिहास को पकड़ लेंगे और मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे आगे बढ़ बढ़ के। तो इसी प्रकार सहयोग बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।